अनुराग जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। गरीब महिलाएं, युवा, अन्नदाता, ये सरकार की प्रायोरिटी एरिया है और प्रधानमंत्री ने इनको कास्ट बोला है। तो क्या ये फोकस एरिया मान करके आप लोग उम्मीद करते हैं कि जो चुनाव होगा वो आपको फिर से वापस बजट पेश करने का मौका देगा? मारे जी, पहली बात तो मैं कहूं कि ये बजट समावेशी भी है, अभिनव भी है. दिस इज नॉट ओनली द इंटरिम बजट बट दिस इज इंक्लूसिव एंड इनोवेटिव एज वेल. वेल, यू टॉक्ड अबाउट द ज्ञान विच इज द गरीब, युवा, अन्नदाता एंड नारी. तो मैं इस पे इतना ही कहूँगा, ये जो चुनाव की दृष्टि से बजट लाते हैं उनके लिए हो सकता है. हमारी सरकार ने 10 साल 24 घंटे 365 दिन काम किया है. एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने पल पल देश के लिए जिया है, समर्पित किया है और देश की पाई पाई बचाई भी, देश की भलाई के लिए लगाई भी. इसलिए मैं कहूँगा ये विकसित भारत को मजबूत नींव रखने वाला बजट है और युवाओं की आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाला बजट है. और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई चुनाव को लेकर बजट नहीं है. हमारे काम जो 10 वर्षों के, वो अपने आप हमें वोट सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने अपनी विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. और हमने जो पहले दिन कहा था 370-35 से हटाएंगे, वो हटाया. कहा था CEA कानून लाएंगे, लाए. कहा था ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाएंगे, दिलाया. कहा था भव्य राम मंदिर बनाएंगे, बनाया. ऐसी अनेकों बातें जो कही वो करके दिखाया, आगे भी करेंगे. तभी इस बजट में हमने कहा कि विकसित भारत बनाएंगे और ये जो 25 साल का रोड मैप है उसके लिए अगले 5 साल बहुत महत्वपूर्ण है. और कॉन्टिन्यूटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्थिरता, निरंतरता किसी भी देश के लिए, सरकार के लिए, पॉलिसीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. और मैं कहूँगा शायद यही हमारी ताकत है. स्थिर सरकार थी, पॉलिसीज थी और लागू करने में भी बहुत इफेक्टिव थी. Anurag, one of the most interesting parts of the budget I found was this corpus of 1 lakh crore rupees with 50-year interest-free loans, where you are encouraging startups, you are encouraging sunrise sectors, you are encouraging innovators, you are encouraging new ideas. When we talk about India's economic growth, how is this an essential part, not just of Atmanirbharta, which is a relatively new slogan, but really about our overall economic progress? See, if you look at the previous government decision to have a national research foundation, the thought behind it, if you look at the experience of the last 10 years, on one hand, India had only few hundred startups in 2014, but today India is the 3rd largest startup ecosystem in the world. At the same time, back home in the education system, new education policy, we have tried to focus on the innovation and education both. At the same time, we have Atal Tinkering Lab running to more than 10,000 Atal Tinkering Lab across the country and various other such research groups. So basically, it is not only the research done by the startups, young entrepreneurs, but also from the school till the startups level to becoming entrepreneurs. I think this is going to play a very, very important role in the coming years. And this will create more entrepreneurship, will give more impetus to the research in our country, which was lagging behind in the first 6 decades. And I'm sure with more funds available for the companies, corporates and the startups and at the student level, I think this is going to be a big boom for the coming years. अनुराग जी, एक और सवाल. आपके विरोधी बोल रहे हैं कि ये रेयर व्यू मिरर को देखने वाला बजट है और जीरो ऑन डिलीवरी है, क्योंकि आप आईएनबी मिनिस्टर हैं, आपको नैरेटिव सेट करना होगा, तो आप उनको किस तरह का जवाब देंगे? मैं इतना ही कहूंगा, अगर आज तक का सबसे बड़ा प्रावधान 11,11,111 करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर आधारभूत ढांचे के लिए किया हो, दिस इज द लार्जेस्ट कैपेक्स अमाउंट ऑफ एनी Government of India budget and it is 11% more than the previous year, which is 10 lakh crore rupees. तो मैं इतने कहूँगा, इससे क्या होगा, आपके आधारभूत ढांचे को बल मिलेगा जो आपके विकसित भारत की बहुत बड़ी मांग है.
और अगर मैं पिछले 10 पर मारे थोड़ा प्रकाश इस पे डालूं, कैसे फर्क पड़ता है, इससे रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलते हैं, गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट आता है, आपको जो एक्सपोर्ट के लिए रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी चाहिए, एयर कनेक्टिविटी चाहिए, उसका बल मिलता है। और अगर पिछले 10 साल में देखेंगे, 10 साल पहले 90,000 किलोमीटर्स नेशनल हाईवे था, आज 1,46,000 किलोमीटर्स नेशनल हाईवे था। पहले हमारे पास 5 शहर मेट्रो से जुड़े थे, आज 20 शहर मेट्रो से जुड़े हैं। पहले हमारे पास केवल 7 एम्स थे, आज 23 एम्स हैं। हमारे पास 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, अब हमने उसमें 3,75,000 किलोमीटर की एडिशन की है। 74 एयरपोर्ट्स थे, आज हमारे पास 150 एयरपोर्ट्स हैं। ऐसे ही हमारे पास मेडिकल कॉलेज 350 थे, आज 700 से ज़्यादा, दुगने से ज़्यादा कर दिए। यूनिवर्सिटीज़ दुगने से ज़्यादा कर दी। तो आपको हर सेक्टर में इसका प्रभाव दिखेगा, गरीब से लेके मध्यम वर्ग से लेके देश के चहुमुखी विकास पे इसका असर दिखता है जब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है। दूसरा, जब आप कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला जो है उसको हमें लखपति दीदी बनाना है, तो 1 करोड़ हमने बना दी, 2 करोड़ और, यानी कि अब 3 करोड़ महिला दीदी लखपति बनाएंगे हम लोग। फिर एक और इसमें अगर आप देखेंगे, आप 1 करोड़ घरों के ऊपर रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट लगेंगे, जिससे आपको 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, बाकी बिजली 18,000 रुपये सालाना आपकी आमदन होगी। आपके 1 करोड़ से ज़्यादा ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जिनके पुराने मुकदमे चल रहे हो, सारे खत्म हो जाएंगे, हज़ारों करोड़ उनका बचेगा भी और मुकदमों से मुक्ति मिलेगी। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। कांग्रेस के समय 2 लाख रुपए से ऊपर की आमदन पे आपको टैक्स देना पड़ता था, आज 7 लाख रुपए की आमदन तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। आप ट्रेन का, ज़्यादातर भारत का लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं, अब 40,000 बोगीज को वंदे भारत की तर्ज पे कंफर्टेबल, आरामदायक बनाया जाएगा, आधुनिक बनाया जाएगा। अब इन सब से क्या होगा, जॉब क्रिएशन भी होगी, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी और साथ के साथ आरामदायक सुविधाएं भी आपको मिलेंगी। Anurag ji, thank you so much for speaking to NDTV. We hope to have another conversation with you soon, so thank you so much.